फिर बाद में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी गए और डॉक्टर अम्बेडकर भी गए, और तब जाके फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि क्योंकि हमारी कोई भी डिमांड नहीं मानी जा रही है, इसलिए आप हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट दीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि जो व्यवस्था है ये इंडिया में, उसमें हमें हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा नहीं। मुस्लिम्स के साथ साथ अनटचेबल कम्युनिटी, डिप्रेस क्लासेस को भी दिए जाएं। और इसके बाद फिर गांधी जी ने अपना फास्ट एंड टू डेथ यानी आमरण अनशन उसके विरोध में किया, और फिर डॉक्टर अम्बेडकर को उनसे फिर से जाके नेगोशिएट करना पड़ा, और फिर पूना पैक्ट हुआ। कई दिनों की बहस के बाद कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया, कास्ट सिस्टम पहले से ही मौजूद था, और कास्ट सिस्टम कई सदियों से चला आ रहा था। ब्रिटिशर्स, जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने बस जो कुछ कानून बनाए वो कास्ट सिस्टम को देखते हुए बना दिए, जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाई। अम्बेडकर ने भी साइमन कमीशन के सामने लिखित में दिया भी कि एक तरह की हिपोक्रेसी है कि जो लोग खुद अपने लिए आरक्षण मांग रहे थे वो जब पिछड़े समाज की बात आती है तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो BN राव को उस समय के यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया जाता है। तो 1948 के बाद जितना भी 2 साल काम हुआ संविधान बनने में, वो अकेले डॉक्टर अम्बेडकर ने मैनेज किया। उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, बट एट द एंड अकेले डॉक्टर अम्बेडकर ही थे जो उस पूरे प्रोसेस को संभाल रहे थे। और जय भीम एवरीवन, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं अनुराग भास्कर। अनुराग भास्कर जो है डिप्टी रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है CED सीट, तो उसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इन्होंने अभी एक किताब जो है पब्लिश की है, द फोरसाइटेड अम्बेडकर। तो ये एक बायोग्राफी है बाबा साहब की, जो बाबा साहब के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ से रिलेटेड बाबा साहब की जीवनी है, कैसे उनके पर्सनैलिटी को उसने लॉ ने फ्रेम किया, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और रिजर्वेशन पे भी जो है हम काफ़ी लंबी चर्चा करने वाले हैं। रिजर्वेशन पे भी बात होगी, SC/ST पे भी एक्ट पे भी बात होगी, और काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं उसको हम इस इंटरव्यू में कवर करेंगे, तो पूरा इंटरव्यू जो है देखना ना भूलें। तो जो आपने ये किताब लिखी है, पेंगुइन द्वारा पब्लिश हुई है, द फोरसाइटेड अम्बेडकर, तो इस किताब में क्या खास है? क्योंकि बाबा साहब पे काफ़ी सारी जो है किताबें लिखी गई हैं, बायोग्राफी लिखी गई हैं, उनके बारे में भी लिखी गई हैं, तो इस किताब को क्या यूनिक बनाता है? तो आपने सही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, खासकर कई सारी उनकी जीवनियाँ लिखी गई हैं, पर मेरी किताब उसमें से अलग इसलिए है क्योंकि ये किताब एक जीवनी नहीं है। ये किताब इतिहास के बारे में है, संविधान बनने की प्रक्रिया के इतिहास के बारे में है, और उस प्रक्रिया में बाबा साहब अम्बेडकर का क्या योगदान था उस बारे में है। तो ये किताब लगभग 4 दशक के इतिहास को स्टडी करती है, और उसमें देखती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, और एक जो लोगों में एक विश्वास है कि संविधान जो है 1946 से 1950 के बीच में बना। तो मेरी किताब कहती है कि संविधान बनने की प्रक्रिया जो है उससे बहुत पहले से शुरू हो गई थी। मैं कहता हूँ कि 1915 के बाद से शुरू हो गई थी, और 1915 के बाद से बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे शख्स हैं जो हर स्टेज पर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, उसमें अपना योगदान दे रहे थे, और कई जो उन्होंने इनपुट्स दिए अलग अलग समय में, उसके नतीजे की वजह से ही एंड में जो संविधान बना वो वैसा बना जैसा हम आज देखते हैं। और इस किताब को लिखने के बारे में आपका आइडिया कहाँ से आया, और इसके लिखने की जो प्रक्रिया रही वो कैसी रही? आपको क्या क्या तथ्य जो है इसमें पता चले? जी, तो मुझे इस किताब को लिखने का आइडिया कई वर्षों पहले आया था। आप और हम सभी देखते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे झूठ फैलाते रहते हैं कि संविधान बनने की प्रक्रिया में बाबा साहब अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं था, या सर BN राव का ज़्यादा योगदान था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर संविधान बना, ये संविधान जो है वो बाकी देशों के जो प्रावधान है उनसे लिया गया है। तो ये सब चीज़ें मैं सुनता था,
तो मेरा मन किया कि ये जाना जाए कि संविधान बनने की प्रक्रिया एक्चुअली में हुई कैसे थी और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का कैसा रोल था। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, पर मैंने सोचा कि उसके अलावा भी डॉक्टर अम्बेडकर का, क्योंकि एक इतना लंबा पब्लिक में करियर रहा है, तो उसको स्टडी किया जाए और उनके अलग अलग वर्षों में क्या बात उन्होंने कही उसको स्टडी किया जाए। तो यही सोच के मैंने ये किताब लिखने का सोचा और मैंने लगभग कई वर्षों की, मैं कहूँगा कि स्टडी का नतीजा है। शुरू में कितना टाइम लग गया इसको लिखने में? रिसर्च तो मैं कर ही रहा था कई सालों से। उसको मैं दिनों में नहीं बता सकता क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस था जो मैंने अपने स्कूल लॉ स्कूल, मतलब जब मैं अपना लॉ की पढ़ाई कर रहा था तब से मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया। और अभी 2022 में फिर मैंने 3-4 महीने में बैठ के इसका पहला ड्राफ्ट लिखा, फिर उसके बाद रिवीजन की प्रक्रिया में ये रहा और फिर फाइनली इस साल अप्रैल में किताब आई। आप कानून से जुड़े हुए हैं, कानून की आपने पढ़ाई की है, तो कानून भारत में किस तरीके का था जब ब्रिटिशर्स आए? उससे पहले का कानून कैसी व्यवस्था थी? क्योंकि हम सुनते हैं कि मनुस्मृति जो है लागू थी देश में और जो शूद्र महिलाओं के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उत्पीड़न था, तो उस लॉ के नतीजे थे। तो आप बता सकते हैं कि पहले कैसे कानून जो है लागू हुआ करता था, क्या क्या न्याय व्यवस्था थी और या फिर अन्याय की व्यवस्था हम कहें? जी, अंग्रेज़ों के आने से पहले और अंग्रेज़ों के समय में भी भारत जो है अलग अलग राजाओं महाराजाओं के राज में था। तो हर जो राजा महाराजा का प्रदेश था या जो उनका साम्राज्य था उसमें वो अपने हिसाब से कानून व्यवस्था बनाते थे और कई साम्राज्यों में जो कानून व्यवस्था थी वो समाज में जो एक कास्ट सिस्टम है उसके बेसिस पे ही कई ऐसे प्रोविजंस थे। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद पेशवा साम्राज्य का जिक्र करते हैं और कैसे पेशवा साम्राज्य में जो अनटचेबल, जिनको हम अभी शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव था कि उनको झाड़ू लेके चलना पड़ता था या पानी साथ में खुद लेके चलना पड़ता था। तो ऐसे कई साम्राज्यों में था और कई साम्राज्यों में तो जो एक गुलामी की प्रथा, इसको हम स्लेवरी कहते हैं, वो भी लीगलाइज थी। कि भारत में स्लेवरी भी थी, जैसे कि कहा जाता है कि स्लेवरी भारत में नहीं थी। ये स्लेवरी भी कई राज्य जैसे ट्रावेनकोर स्टेट था तो उसमें स्लेवरी थी और ये सब स्लेवरी 1950 तक आते आते इनको अबॉलिश किया गया। तो भारत में भी कई राज्यों में, मतलब आज़ादी के बाद भी जो है कई टाइम पे रहे। 1855 मतलब आज़ादी से पहले ही। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले ऐसा राज्य था, फिर जब अंग्रेज़ आए तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने आके एकदम परिवर्तन ला दिया हो, और अंग्रेज़ों ने भी कई ऐसे कानून बनाए जो समाज की व्यवस्था को देखते हुए ही बनाए गए। जैसे कि हम दलित आंदोलन में देखें तो तारीफ की जाती है कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा लिबरेट किया, तो क्या रिफॉर्म ब्रिटिशर्स लेके आए? क्योंकि एक जगह वॉल्यूम 5 में बाबा साहब जो है काफ़ी सारी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को जो है गलत बताते हैं, कहते हैं कि उन्होंने हमको काफ़ी पीछे किया है। एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो और क्या क्या चीज़ें थी, तो उसको थोड़ा विस्तार से अगर आप बता सकें। जी, तो अंग्रेज़ों के राज में मैं कहूँगा कि डेफिनेटली हमारे कुछ लीडर्स को एजुकेशन मिला। डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर एक थे, उसमें फूले थे। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में हमें कुछ बहुत ज़्यादा हमारे समाज में बेहतरी नहीं हुई। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज़ों की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने पब्लिक एजुकेशन यानी सबको एजुकेशन मिले ऐसी पॉलिसी उन्होंने जल्दी नहीं बनाई और बहुत उसमें समय लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज़ों की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने मिलिट्री में जो शुरू में आप अनटचेबल कम्युनिटी से भी लोगों को ले सकते थे, बट अपर सो कॉल्ड अपर कास्ट के विरोध के बाद उन्होंने वो पॉलिसी भी हटा दी। अच्छा, ये जैसे कि सुनने को मिलता है कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम भी जो है लोअर कास्ट के लोग जो है मिलिट्री में थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, और भीमा कोरेगांव के बैटल की जब बात आती है
तो उसमें भी जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है लोअर कास्ट के लोग लड़ गए थे। तो ये चेंज कब आया कि उनको जो है आर्मी से अलग किया गया, उनको जो है उनकी भर्ती रोकी गई, जैसे कि महार बटालियन हो गई, महार रेजिमेंट हो गई, चमार रेजिमेंट हो गई। तो ये अलग अलग समय में हुआ। आपने सही कहा कि कुछ बैटल्स में ब्रिटिश फोर्सेस में जो रिक्रूटमेंट थे वो इंडियंस को ही लेते थे, और उसमें जो अछूत जातियां थी उस समय उनसे भी भर्ती की जाती थी। डॉक्टर अम्बेडकर के खुद पिताजी ब्रिटिश मिलिट्री का हिस्सा थे, जिसकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को भी उनके एजुकेशन में फ़ायदा मिला। तो मैं जो आपको आंसर दे रहा था कि कैसे क्या ब्रिटिश राज्य अच्छा था या का बुरा था, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर कई जगह क्रिटिसाइज़ करते हैं, और हमको ये भी समझना होगा कि ब्रिटिश लोगों ने भी कई ऐसे कानून बनाए जिसका असर आज तक हमारे लोगों पर पड़ता रहा है। मैं खासकर जिक्र करना चाहूँगा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में ब्रिटिश ने इनैक्ट किया, और उसमें उन्होंने कई सारी कम्युनिटीज़ को बाय बर्थ क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया कि वो बस पैदा होंगे तो ही उस कम्युनिटी में पैदा होना ही क्रिमिनल है। आपकी किताब के शायद पहले चैप्टर में कुछ चैप्टर्स में, और उसमें कई सारे आदिवासी समुदाय के लोग को, कई सारे दलित समुदाय के लोग को उसमें उन्होंने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, और जिसका नतीजा आज भी हम देखते हैं कि कई मामलों में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले पुलिस उन लोगों पर ही शक करती है। तो ऐसे कानून बनाए ब्रिटिश सरकार ने। इसके अलावा जो ब्रिटिश के कोर्ट्स थे, अगर उसमें कोई कास्ट रिलेटेड इशूज आता था तो ब्रिटिश लोग जो लोकल प्रीस्ट या पंडित उनसे सलाह मशवरा कोर्ट करता था, और जो शास्त्रार्थ थे, जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, उनके अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजन देते थे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी ने एक जनेऊ पहन लिया, तो किसी लोअर कास्ट ने जनेऊ पहन लिया, और अगर किसी अपर कास्ट ने आके उसके साथ बदतमीजी करी, उसका जनेऊ तोड़ दिया, तो भी ब्रिटिश कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ट्रांसलेट भी करवाए थे जो धर्मशास्त्र थे, ताकि उनको वो समझने में आसानी हो। जी, जो कोर्ट्स काम करते थे, जैसे क्रिमिनल लॉ में अगर हुआ है कोई चीज़ तो उसमें उन्होंने न्यूट्रल लॉज बनाए, इंडियन पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बट जैसे जब कभी भी कोई भी कस्टम का या फैमिली लॉ या रिलीजियस मैटर आता था, तो उसमें फिर वो ये सब धर्मशास्त्रों को रेफ़र करते थे, और ये कई वर्षों तक रहा, कई दशकों तक रहा। और जब भारतीय संविधान बना तो ये व्यवस्था को ख़त्म किया गया। मतलब लॉज थे, आईपीसी था, लेकिन जब बात कास्ट की आती थी तो फिर वो रेफर करते थे धर्मशास्त्र। जी, मैं उदाहरण देता हूँ कि जब महाड़ सत्याग्रह भी हुआ, तो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने केस भी लड़ा महाड़ में पानी लेने का, तो उसमें एक जो दलील विपक्ष दे रहा था, मतलब जो सो कॉल्ड अपर कास्ट दे रहे थे कि ये जो तालाब है ये उनका है, तो और कस्टम के हिसाब से इसमें वो सिर्फ उन्हीं का अधिकार है, तो ये एक दलील दे रहे थे। तो फिर बाद में बहस हुई, पर क्योंकि कोई वो ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए कि वो प्रॉपर्टी उनकी थी, इसलिए कोर्ट ने डॉक्टर अम्बेडकर और अछूतों के पक्ष में फेवर जजमेंट दिया। अगर मान लीजिए कि वो कोई सबूत दे देते या कुछ दिखा पाते कि वो उनका तालाब था, तो फिर कोर्ट्स वैसा फैसला नहीं देते। किताब में अच्छे से जिक्र किया है महाड़ सत्याग्रह का, तो उसको अगर थोड़ा और एक्सप्लेन कर सके जो तथ्य लोगों को ना पता हो। जी, तो महाड़ सत्याग्रह में जो हुआ उसके पीछे की मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 1923 के अराउंड, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी पब्लिक टैंक्स और पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो सबके लिए ओपन कर दिए जाएं। इसके बाद बॉम्बे की तब की गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने सब म्यूनिसपैलिटीज़ को आदेश दिया कि जो भी तालाब पब्लिक के हैं उसमें सबका एंट्री अलाउ किया जाए। तो महाड़ में जो म्यूनिसपैलिटी थी उसने भी ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया,
और पर ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट होने के बाद भी अछूतों को उसमें पानी नहीं लेने दिया जा रहा था। तो उस जो राइट था कि रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी पानी नहीं लेने दिया जा रहा है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया। डॉक्टर अम्बेडकर और बाकी उस समय के जो एक्टिविस्ट थे उन सब ने मिलकर एक कैंपेन डिज़ाइन किया कि चल के महाड़ की तालाब जो चावदार टैंक था वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से पानी पीते हैं। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर और उनके कई साथियों ने डिसाइड किया और कई हज़ारों की संख्या में वो लोग वहाँ पे पहुँचे और पानी पिया। उनके पानी पीने के बाद फिर उनके ऊपर जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो अपर कास्ट लोग थे, उन लोगों ने उन पर अटैक भी किया, कई लोगों को घायल भी किया, फिर टैंक का जो उसको शुद्धिकरण भी किया। तो जब ये हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर को लगा कि अब अगर ये सब होने के बाद अगर वो पीछे हट जाएं तो फिर ये एक हार की तरह देखा जाएगा कि पानी लेने गए और वहाँ पर हमला कर दिया गया और पानी को शुद्धिकरण किया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो अछूत समुदाय है उसका मनोबल ना टूटे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि फिर से एक आंदोलन किया जाए और फिर से तालाब की तरफ जाया जाए और पानी पिया जाए। तो जो दिसंबर 1927 का हम बात करते हैं, तो ये तब डॉक्टर अम्बेडकर ने डिसाइड किया कि ये सब लोग जाते हैं और वहाँ पे फिर वहाँ के लोकल अपर कास्ट लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया कि ये डॉक्टर अम्बेडकर और उनके लोग को तालाब में पानी ना पीने दिया जाए। और क्योंकि मामला कोर्ट में था इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून को नहीं तोड़ा और उसकी जगह उन्होंने उस समय सिंबॉलिकली मनुस्मृति को जलाया कि ये सब जो हमको पानी पीने से रोका जा रहा है, इस सब का जो स्रोत है वो मनुस्मृति है, तो हम उसको जलाकर इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। बाद में फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने कई सालों तक वो केस भी लड़ा और एंड में वो केस जीता भी। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट डॉक्टर अम्बेडकर और उनके लोगों के फेवर में आया कि उनको वहाँ से पानी पीने का अधिकार है। आपने बात की बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उसमें बाबा साहब भी उसका पार्ट थे, तो बाबा साहब का पार्ट बने उसका। और बाबा साहब उससे पहले जो है उन्होंने लॉ पढ़ाई की, तो लॉ में कब से इंटरेस्ट आया, तो लॉ की जर्नी बाबा साहब की कैसी रही? बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया में पढ़ने गए उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने आए। उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर उसके समय उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए खुद को ग्रेज इन में एनरोल कराया। तो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर कानून पढ़ना चाहते थे और उनका मानना था कि कानून पढ़ के वो एक एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, कानून के थ्रू वो उनके अधिकारों की बात कर सकते हैं और कानून की प्रैक्टिस करके उनके अधिकार केस जीत सकते हैं और सरकार के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं। तो ये सोच के डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून पढ़ने का फ़ैसला लिया। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय के ऐसे विद्वानों में से एक थे जिनके पास इतनी डिग्रियां थी विदेशों से कि जो वापस आए तो उनको जज बनने का ऑफ़र भी दिया गया, पर उन्होंने उसको ठुकरा दिया। कहाँ का? डिस्ट्रिक्ट जज बनने का ऑफ़र भी दिया गया। इस बारे में नहीं पता है लोगों को। हाँ, और उन्होंने बाद में एक सब बताया अपनी स्पीच में बहुत दशकों बाद कि मुझे 2 बार जज बनने का ऑफ़र मिला, पर मैंने समाज के लिए वो जज बनने का ऑफ़र ठुकरा दिया, क्योंकि एक वकील के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक लीडर के रूप में वो ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। अगर जज बन जाते तो वो उस सिस्टम में बन जाते और लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया। तो कितना फ़र्क है और एक जज और एक एडवोकेट में, अगर हम देखें बाबा साहब के नज़रिए से? जी, तो देखिए, जब आप एक एडवोकेट होते हैं तो आप अपनी केसेस ले सकते हैं, कोई भी केसेस ले सकते हैं, समाज के मुद्दों से रिलेटेड केसेस ले सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी वकालत अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रह सकते हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा भी डॉक्टर अम्बेडकर बने।
लेकिन अगर आप एक जज बन जाएंगे तो आपको फिर एक जज के रूप में ही काम करना होगा, आपको समाज से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जज के रोल में आप सिर्फ कोर्ट रूम में आपको केसेस सुनने पड़ेंगे, उसके अलावा आप किसी और चीज़ से जुड़ नहीं सकते हैं, आप किसी चीज़ पर अपना बयान नहीं दे सकते हैं, आप किसी आंदोलन से नहीं जुड़ सकते हैं। तो एक इस सिस्टम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सिस्टम के कुछ नियम हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। डॉक्टर अम्बेडकर वो चाहते थे कि वो समाज के मुद्दों से जुड़े रहें, इसलिए उन्होंने जज बनने का ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट किया और अपनी वकालत करते रहे। और फिर उसके बाद उनको बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी नॉमिनेट किया गया। बाद में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेबर मेंबर भी रहे, मतलब जिसको लेबर मिनिस्टर भी कह सकते हैं। और इन दोनों पोजीशंस में डॉक्टर अम्बेडकर की कानून की पढ़ाई ने उनकी बहुत मदद करी और कई सारे ऐसे कानून डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए जो उनकी लीगल एक्सपर्टीज को बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर या मेंबर की तरह भी, एजुकेशन से जुड़े हो मामले। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के शुरू के जो कुछ लेजिस्लेशन जो उन्होंने प्रपोज किए हैं कि जिसमें महिलाओं को अबॉर्शन का राइट मिले, जो अच्छा हाँ, बाबा साहब उस टाइम पे बात, उस 1927-28 में उसको वो डिफेंड करते हैं कि बच्चा पैदा करना या नहीं ये सिर्फ उस महिला का डिसीजन होना चाहिए, उसमें समाज का या पुरुष का रोल नहीं होना चाहिए। ऐसे उनके विचार उस समय भी थे। मतलब अभी विदेश जो है इस चीज़ पर बात कर रहा है, तो हाँ, उस टाइम पे बाबा साहब ने बात उस समय कहा। उसके अलावा वर्कर्स के लिए कई सारे उन्होंने उनके कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाई, जैसे कि अगर कोई वर्कर की कोई छुट्टी काटी जा रही है तो उसके बदले में उसको एक पेड लीव मैंडेटरीली उनको मतलब एज अ रिप्लेसमेंट दिया जाए, ज़बरदस्ती उनसे काम ना कराया जाए। या अगर जो लोग माइंस में काम करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद कई किलोमीटर नीचे माइंस में खुद जाके देखते थे कि वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, उनके नहाने की व्यवस्था कैसी है, तो ये उनकी हेल्थ कैसे हो। तो इन सब से जुड़े मुद्दों पर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून प्रपोज किए और कानून बनाए भी। तो बाबा साहब का जो पर्सनैलिटी बना और उनकी विदेश में पढ़ाई हुई, तो कौन कौन लोग रहे जिन्होंने उनकी इस पर्सनैलिटी को शेप किया और उनकी पढ़ाई, और कौन कौन से फिलोसफर्स ऐसे रहे जिनको पढ़ा तो उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा? जी, तो मैंने अपनी किताब में पूरा एक चैप्टर लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसे बने, क्योंकि किताब अभी प्रैग्मेटिज्म की बात हो रही है कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया, तो उसमें बाबा साहब को बताते हैं कि प्रैग्मेटिस्ट हैं बाबा साहब, और जॉन डेवी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और बाबा साहब कहते हैं कि जो मेरे फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी वाला जो आइडिया है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है बुद्धा से। तो हम अगर डिकोड करें बाबा साहब को और जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल करते हैं, तो वो क्या देखते हैं? तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में कई लोगों का योगदान रहा और कई फैक्टर्स का योगदान रहा। मेरा ये नहीं मानना है कि उनको सिर्फ एक ही नज़रिए से देखना चाहिए, जैसे कि प्रैग्मेटिज्म। मुझे लगता है कि वो बहुत मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी उनकी थी, तो उनको समझने के लिए कई सारी चीज़ों को देखना होगा। तो मैंने अपनी जैसे किताब में भी लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर को हम सिर्फ ऐसे नहीं देखे कि बस डॉक्टर अम्बेडकर आए और उन्होंने सब बदल दिया। मैंने अपनी किताब में लिखा कि एक परंपरा रही है भारत में, एक बराबरी लाने की परंपरा, जिसमें कई लोग इतिहास में रहे जो गेल ऑम्वेट कहती हैं कि एंटी कास्ट ट्रेडिशन रहा है इंडिया में। तो उसमें बुद्धा हो, कबीर हो, गुरु रविदास हो, फूले हो, तो ये जो परंपरा रही है इसी के श्रृंखला में मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर को देखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर खुद इन सब लोगों को उन्होंने पढ़ा और उनके विचारों से वो काफ़ी प्रेरित थे। तो एक हमको ये समझना चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के पहले का जाति विरोधी आंदोलन था, सामाजिक तौर पे, धार्मिक आधार पे, तो उसको डॉक्टर अम्बेडकर उससे काफ़ी इंस्पायर थे। इसके अलावा
अगर हम विदेश की पढ़ाई की बात, बिल्कुल मैं आऊँगा उस पर। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो जिस एरिया से वो आते थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी उस समय फूले, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले के आंदोलन थे, सत्यशोधक समाज था, तो उससे काफ़ी लोग प्रभावित थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ये सब चीज़ें देखते थे, पढ़ते थे, और फिर उसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे और विदेश में पढ़ने गए, तो विदेश में भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, समझी। कई सारे देशों में क्या समाज में सिस्टम है, क्या वहाँ पे कानून है, उनके क्या संविधान है, ये सब पढ़ा उन्होंने। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि उनकी विदेशी पढ़ाई से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। पर मैं ये बिल्कुल ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ विदेशी पढ़ाई की वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर को फ़ायदा मिला, पर कई और वजहों से, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि भारत में भी वो काफ़ी इंस्पायर थे लोगों से। इसके अलावा जब जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचार थे, वो खुद भी बहुत पढ़ते रहते थे। मतलब विदेश में पढ़ाई करने के बाद भी जब वापस इंडिया आए तो भी वो बहुत पढ़ते रहते थे अलग अलग देशों के बारे में, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। तो उस पढ़ाई का भी उन पे नतीजा रहा। और इसके अलावा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग अलग सामाजिक आंदोलन भी किए, तो उन आंदोलनों से भी इनको कुछ सीख मिली कि क्या ज़रूरी है समाज में, अभी क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या लॉ बनाए जिससे बेहतरी मिलेगी। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि उनके जीवन में उन्होंने उनको शेप किया। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर होता है, उसके बाद जो है पूना पैक्ट का तो ये सिलसिला कैसे हुआ और बाबा साहब को कब इलेक्ट किया गया, किसके द्वारा इलेक्ट किया गया जी, कैसे रिप्रेजेंटेटिव गए वहाँ पे जी। सो पूना पैक्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि लोगों को ऐसे समझ नहीं आता जी। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत के तब के नेताओं से ये वादा किया कि विश्व युद्ध के बाद हम भारत का संविधान कैसे बने इस पर बात करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक विश्व युद्ध के बाद एक कमेटी बनाई जिसको हम साउथबरो कमेटी कहते हैं। वो 1918-19 में इंडिया में रही और उसने अलग अलग नेताओं को बुलाया, अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों को बुलाया। उस समय क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ाई करके कोलंबिया से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वापस आए थे और बॉम्बे के सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर थे, और शायद उन्हीं इकलौते ऐसे शख्स होंगे अछूत समुदाय से जो इतने पढ़े लिखे थे। तो उनको भी 1919 की रिपोर्ट के लिए बुलाया गया कि आप आके अपनी बातें रखें। तो 1919 में ही बाबा साहेब अम्बेडकर सबको बराबरी का अधिकार मिले इस बात का जिक्र करते हैं, और सबके लिए एडल्ट फ्रेंचाइज की बात 1919 और से उस टाइम किस देशों में लागू थी, किस देशों? बहुत कम देशों में एडल्ट फ्रेंचाइज थी, और इंडिया में भी जो वोटिंग के राइट थे वो सिर्फ उन्हीं लोग को थे जिनके पास थोड़ी प्रॉपर्टी हो या फिर उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जी। और जैसे कि जो अनटचेबल कम्युनिटी था उनके पास ना तो एजुकेशन था ना प्रॉपर्टी थे, इस वजह से उनके पास वोटिंग के अधिकार भी नहीं थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि अगर सबको वोटिंग का अधिकार मिलेगा और ख़ासकर अगर अनटचेबल कम्युनिटी को वोटिंग का अधिकार मिलेगा तो उनमें एक तरह की जागरूकता आएगी, एक तरह का आप कह सकते हैं कि अस्मिता आएगी कि वो अपने अधिकारों के बारे में समझेंगे। इसलिए उनका मानना था कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, और 1919 में ही ये बात कर रहे थे। खैर रिपोर्ट आई 1919 की, उसमें ये बात को मंजूर नहीं किया गया। उस रिपोर्ट की बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रावधान डाला गया कि 10 साल बाद फिर से एक बैठक होगी कि जो ये एक्ट बना है, ये काम किया है या फिर कोई नए एक्ट की ज़रूरत है। तो फिर जब 10 वर्ष इसके पूरे होने वाले थे तो ब्रिटिश ने साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि आप भारत जाइए और वहाँ के नेताओं से बात करके एक भारत का संविधान बनाने पर बात कीजिए। पर क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए उस समय की कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया, गांधी जी ने अपोज किया,
पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का अपोज नहीं किया। उनका मानना था कि अगर संविधान बनने की प्रक्रिया हो रही है तो हमको उसमें बात करनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने गए अपनी बात रखने के लिए। उन्होंने फिर से एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कही। इसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय जो पार्लियामेंट बनता उसमें कोटा सिस्टम लागू करने की बात कही, मतलब जो जॉइंट इलेक्ट्रेट हो, मतलब कि कुछ सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी जाएं। वो साइमन कमीशन के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर ये डिमांड रखते हैं। फिर उसके बाद जॉइंट इलेक्ट्रेट की डिमांड, नहीं जॉइंट इलेक्ट्रेट, अभी मैं आता हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर जॉइंट इलेक्ट्रेट की डिमांड साइमन कमीशन के सामने रखते हैं। और फिर क्या होता है कि जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है उसको भारत के नेता नहीं मानते हैं, और उसके बाद राउंड टेबल परिषद यानी गोलमेज परिषद का गठन होता है, जिसमें फिर से भारत के नेताओं को बुलाया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर को भी बुलाया जाता है। और डॉक्टर अम्बेडकर जाते हैं वहाँ पे फिर से अपनी बात रखने। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन करते हैं कि आपकी सरकार में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ जैसा उम्मीद किया जा रहा था। तो अब वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि भारत में भारतीयों के द्वारा चुनी हुई सरकार आए और अंग्रेज़ों का समय चला गया। ये वो लंदन में जाके अंग्रेज़ों के बीच में ऐसी बात जैसे कहते हैं। हिंदुओं को एक यूनिट देखते थे, मुस्लिम्स को एक यूनिट देखते थे, तो ये डिप्रेस्ड क्लासेस वाली जो आइडेंटिटी आई वो कब अलग? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो अंग्रेज़ों के सामने बात रखी उन्होंने, और उसमें उन्होंने फिर से बात रखी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको स्पेशल सेफगार्ड्स दिए जाएं, और बहस चल रही थी। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। जब वो वापस इंडिया आए तो गांधी जी ने उनको मिलने बुलाया। गांधी जी से जब वो बात करने गए तो उनमें थोड़ी सी बहस हुई। डॉक्टर अम्बेडकर को लगा कि गांधी जी कोई भी स्पेशल सेफगार्ड्स के प्रति फेवर में नहीं है, वो नहीं चाहते हैं। जो आई हैव नो होमलैंड वाला, उन्होंने वहाँ पे बोला कि आई हैव नो होमलैंड, और फिर बाद में वो वहाँ से चले गए। फिर बाद में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी गए और डॉक्टर अम्बेडकर भी गए। और तब जाके फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि क्योंकि हमारी कोई भी डिमांड नहीं मानी जा रही है, इसलिए आप हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट दीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि जो व्यवस्था आएगी इंडिया में उसमें हमें हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा नहीं। तो जो डिमांड उन्होंने जॉइंट इलेक्ट्रेट की थी, उन्होंने डिमांड बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बदल ली और बोला कि क्योंकि जो भारत के नेता थे, खासकर गांधी जी, वो हमारे लिए स्पेशल सेफगार्ड्स के फेवर में भी नहीं है, इसलिए हमको सेपरेट इलेक्ट्रेट्स दिए जाएं। सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम दर्शकों को बता दें कि जैसे कि जो सीट होगी उसमें सिर्फ कैंडिडेट भी दलित समुदाय से होगा और वोटर भी दलित समुदाय से होगा। ऐसी वो फिर डिमांड उन्होंने रखी। जो पूरा कम्युनल अवार्ड था उसमें क्या क्या था? जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर में और बाकी लोगों में सहमति नहीं बन पाई तो मामला फिर ब्रिटिश सरकार पर छोड़ दिया गया कि आप फैसला कीजिए कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए। और ब्रिटिश सरकार ने फिर कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया कि सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मुस्लिम्स के साथ साथ अनटचेबल कम्युनिटी, डिप्रेस क्लासेस को भी दिए जाएं। और इसके बाद फिर गांधी जी ने अपना फास्ट एंड टू डेथ यानी आमरण अनशन उसके विरोध में किया और फिर डॉक्टर अम्बेडकर को उनसे फिर से जाके नेगोशिएट करना पड़ा और फिर पूना पैक्ट हुआ। कई दिनों की बहस के बाद पूना पैक्ट में ये फैसला हुआ कि फिर से जो को आरक्षित सीटें यानी जॉइंट इलेक्ट्रेट वो आएगा। ऐसा फिर पूना पैक्ट में एग्रीमेंट किया गया। बाबा साहब और गांधी का जो रिश्ता था वो कैसा था? मैं कहूँगा कि बहुत उनमें मतभेद था और कई बार आमने सामने बहस भी हुई और जो विचारधारा के तौर पर मुझे लगता है कि बहुत दोनों का तरीका अलग था। तो 1930 के आसपास जब गांधी जी से पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर मिले
तो भी उन्होंने अपना पक्ष रखा और गांधी जी से अपना मतभेद जाहिर किया। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहस हुई, तो उसमें भी खुले पब्लिकली दोनों ने एक दूसरे का विरोध किया। फिर क्योंकि गांधी जी ने आमरण अनशन किया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जान बचाने के लिए पुनः पैक्ट करना पड़ा। तो ऐसे मतभेद थे उनके बीच में और मतभेद आगे भी चलते रहे। गांधी जी चाहते थे कि जो छुआछूत की समस्या है वो उसको एक सामाजिक समस्या के तौर पे देखते थे कि वो लोगों के मन में हृदय परिवर्तन होगा तो समस्या चली जाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि जो छुआछूत की समस्या है वो सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है, उस सामाजिक व्यवस्था की वजह से आर्थिक तौर पर भी वो कमज़ोर हो गए हैं, राजनीतिक तौर पर भी उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और समाज में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उसको एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम के रूप में भी देखते थे, एक लीगल प्रॉब्लम के रूप में भी देखते थे, तो और धार्मिक प्रॉब्लम के रूप में तो देखते ही थे। तो ये दोनों के बीच में बहस है जो चलती रही और 1900 जब संविधान बनने की प्रक्रिया भी होनी थी तो भी क्या रहे दोनों में रही। पर हम कुछ ये भी देखते हैं जो कुछ वाक्य हुए जिसमें अपने वैचारिक मतभेद को छोड़ के बाबा साहेब अम्बेडकर आपसी आप कह लीजिए कि एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट होती है वो भी दिखाते हैं गांधी जी के प्रति। खासकर जब गांधी जी की हत्या हुई तो बाबा साहेब अम्बेडकर दिल्ली में ही मौजूद थे और जब उनको भी ये खबर मिली तो वो भी फिर बाकी लोग की तरह भागकर पहुँचे उस जगह जहाँ पर गांधी जी की हत्या हुई। तो ऐसे तो वैचारिक तौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर गांधी जी को कभी क्रिटिसाइज़ करने से नहीं रुकते थे और वो कहते थे कि गांधी जी चाहते तो और भी चीज़ें कर सकते थे समाज के लिए, देश के लिए, क्योंकि वो उस पोजीशन में थे। पर जब व्यक्तिगत तौर पे बात आती थी तो डॉक्टर अम्बेडकर उनको रिस्पेक्ट भी उन्होंने दिया और गांधी जी ने भी उनको रिस्पेक्ट दिया। और बाबा साहब जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा सेपरेट सेटलमेंट की भी बात करते हैं, तो वो सेपरेट सेटलमेंट किस तरीके का था? क्या वो एक दलितिस्तान जैसे कि लोग बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं कि बाबा साहब एक अलग देश की मांग कर रहे थे, तो उसमें कितना सच है? तो देखिए जब संविधान सभा बनी 1946 में और तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक दस्तावेज बनाया जिसका नाम हम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ से जानते हैं उसको। तो उस दस्तावेज़ में उन्होंने सेपरेट सेटलमेंट की एक बार बात करी कि दलितों के ऊपर क्योंकि इतना अत्याचार होता है जब वो गांव में रहते हैं, तो आप हर गांव में या हर शहर में उनके लिए एक अलग सेटलमेंट बना दें जहाँ पे वो रहें। बाद में उन्होंने उस बात पर फॉलोअप नहीं किया, उन्होंने उस बात पर जोर नहीं दिया कि ऐसी सेपरेट सेटलमेंट होनी चाहिए नहीं चाहिए। उनका बाद में जोर इस बात पर हो गया कि जो पार्लियामेंट बनेगा या जो विधानसभा बनेगी उसमें उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये एक बहस है जिसको मैं कहूँगा कि ये बहस चली आ रही है और हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सेपरेट सेटलमेंट आ जाते तो अच्छा होता, क्योंकि अगर आप इसको एक मुख्य धारा से अलग हो रहे हैं, आप इसको अगर एक कंपैरिजन करें अमेरिका से, अमेरिका में एकदम उल्टा था कि वहाँ पे उन जो ब्लैक लोग थे उनके लिए अलग सेटलमेंट बनाई गई थी जिसको हम रेशियल सेग्रीगेशन, यानी कि आपके रंग के आधार पे आपके लिए अलग एकदम व्यवस्था थी, आपके स्कूल अलग थे, आपके रहने के घर अलग थे, आपकी कॉलोनीज अलग थी। तो आजकल शहरों में भी इस तरीके का सेग्रीगेशन हम देख सकते हैं नॉर्थ साउथ में। जी, तो ये अगर आप कंपैरिजन करें अमेरिका से तो वहाँ पे पूरा आंदोलन रहा है कि कैसे ये ऐसी व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और मुख्य धारा में लोगों को लाया जाए, क्योंकि जो ऐसे सेपरेट सेटलमेंट हैं उसमें जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बहुत ही ख़राब दी जाती हैं कि अगर स्कूल बनेंगे तो बहुत ख़राब स्थिति में होंगे,
ऐसा उस समय के अमेरिका में था। जिम क्रो लॉज, जी बिल्कुल, जिम क्रो लॉज इनको अमेरिका में कहते हैं। तो अगर, और वैसी ही व्यवस्था जो आप जिक्र कर रहे हैं कि आजकल शहरों में ऐसे सेटलमेंट बने हैं जहाँ पार कहते हैं दिल्ली, जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो सेपरेट सेटलमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी, पानी की किल्लत होगी, बिजली नहीं आ रही है, सड़कें नहीं है, पतली गलियां हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं। तो अगर जो आप ऐसे आपने सेपरेट सेटलमेंट नहीं बनाए, बट फिर भी शहरों में अपने आप ही ऐसे सेपरेट सेटलमेंट आ गए, तो सोचने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई इस पे फैसला दे रहा हूँ, बट सोचने की बात है अगर कि सेपरेट सेटलमेंट अगर होते तो क्या उनका हश्र वैसा ही होता जैसा आज हम सेपरेट सेटलमेंट में देख रहे हैं, या फिर जो अमेरिका में सेपरेट सेटलमेंट है वैसा ही होता। तो ये हमको दोनों बातें साथ में रख के बाबा साहब ने उस पर ज़्यादा फॉलोअप नहीं दिया, फिर उसके बाद उन्होंने उस बात पे जोर नहीं दिया। तो हम बात कर रहे थे, तो बात आती है रिजर्वेशन की, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है। तो रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा देश का एकदम डिस्कशन वाला, लोग गालियां दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, खैराती बोल रहे होते हैं। तो उस बीच में अगर हम इसका फाउंडेशन में जाएं कि कहाँ से ये आइडिया आ रहा है आरक्षण का, तो कहाँ से शुरुआत हुई भारतीय न्याय व्यवस्था में कि आरक्षण होना चाहिए? जी, सो बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग्स का ही मैं जिक्र करता हूँ कि एक राइटिंग में उन्होंने कहा कि जो भारत में आरक्षण की व्यवस्था है, ये सबसे पहले तो सवर्णों ने खुद के लिए लाया कि सारे पदों पर वही लोग बैठेंगे। तो ये उन्होंने लिखा भी इसके बारे में। पर जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, उनके लिए जो व्यवस्था है वो मैं कहूँगा कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की लगभग शुरुआत में ये व्यवस्था आना शुरू हुई। तो जो एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लोग कह रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया। कास्ट सिस्टम पहले से ही मौजूद था और कास्ट सिस्टम कई सदियों से चला आ रहा था। ब्रिटिशर्स, जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने बस जो कुछ कानून बनाए वो कास्ट सिस्टम को देखते हुए बना दिए। जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाई, उसमें धर्मशास्त्रों को ट्रांसलेट किया, धर्मशास्त्रों को कोर्ट में इम्प्लीमेंट किया, अपने निर्णयों में इम्प्लीमेंट किया। तो ब्रिटिशर्स ने कास्ट की पॉलिसी को फॉलो किया जो कि पहले से ही भारत के समाज में मौजूद थी। तो ब्रिटिशर्स ने कास्ट को नहीं लाया, कास्ट सिस्टम पहले से ही भारतीय समाज में मौजूद था। ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से सवर्णों को, जो द्विज हैं, उनको कितना फायदा मिला? बहुत फ़ायदा हुआ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लाया, तो क्योंकि उससे पहले जो है हम देखते हैं कि इस्लामिक रूल था, मुस्लिम डोमिनेंस था। तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो चीज़ें किस तरीके से चेंज होती है? हाँ, तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया। तो जो सवर्ण समुदाय था, यानी इसको अपर कास्ट सो कॉल्ड कहते हैं, तो क्योंकि वो एजुकेशन उन्हीं को मिलता था तो उन्होंने इंग्लिश बहुत जल्दी सीख ली और इन सब पदों पर वो जाकर बैठ गए। तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उसमें उनको बहुत, सवर्णों को बहुत फ़ायदा मिला। और क्योंकि जो अछूत समुदाय था उससे कोई पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, तो वो उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाए। और इसमें ये बात ज़रूर जोड़ूंगा कि ब्रिटिश मिलिट्री में कुछ अछूत समुदाय से लोग जा पाए, जिसकी वजह से उनकी अगली पीढ़ी को एजुकेशन का फ़ायदा मिला, क्योंकि मिलिट्री की पॉलिसी थी कि आपके बच्चों को एजुकेशन मिले। तो क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी भी ब्रिटिश मिलिट्री का हिस्सा थे, इस वजह से उनको अच्छा प्राइमरी एजुकेशन मिल पाया। फिर बाद में उन्होंने खुद से हायर एजुकेशन बड़ौदा के महाराज के समर्थन से किया। तो पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाइज देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर फ़ायदा सवर्ण समुदाय का ही हुआ। और फिर रिजर्वेशन का फाउंडेशन क्या रहा, रिजर्वेशन का ओरिजिन क्या रहा? जी, तो जो भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य आया
और कुछ हमारे आदर्श जिनको मानते हैं वो लोग पढ़ लिख सके, जैसे कि ज्योतिबा फूले वगैरह। तो उन्होंने डिमांड रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि पिछड़े समाज का, दलित समाज का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, और जो ये समाज में गुलामी की प्रथा है, भेदभाव की प्रथा है, इसको कम होना चाहिए। तो ज्योतिबा फूले से प्रेरित होकर कई उस समय के राजा महाराजा थे जो उनसे प्रेरित होते थे। ऐसे कई राजा महाराजा थे जो सामाजिक तौर पर आप कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव थे, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के, वो उनमें से एक थे। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में पिछड़ों के लिए, मतलब नॉन ब्राह्मण्स के लिए आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत करी। इसके अलावा कई और राज्य थे जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत करी। तो ये अलग अलग राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई, बट ऑल ओवर मद्रास, मैसूर, ये सब ने किया। और ऑल ओवर इंडिया की संविधान बनने से पहले, हाँ, संविधान बनने से 4-5 दशक पहले, और ऑल ओवर इंडिया पूना पैक्ट के बाद फिर आरक्षण की व्यवस्था आई। और जो आरक्षण की व्यवस्था शुरू में थी वो आप कह सकते हो कि लेजिस्लेटिव पोस्ट पे थी, कि पार्लियामेंट या स्टेट काउंसिल के पोस्ट में थी। बाद में उसको एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐड किया गया, और यहाँ तक कि संविधान जब बना तो उसमें एजुकेशन के लिए आरक्षण का अलग से प्रावधान नहीं बनाया, बट संविधान बनने के 1 वर्ष के भीतर ही उसको संशोधित करके एजुकेशन में भी आरक्षण की व्यवस्था को लाया गया। रिजर्वेशन का आइडिया विदेशों से हमने लिया, या फिर क्योंकि कहते हैं कि विदेशों में भी जो है अफर्मेटिव एक्शन है, तो ये आइडिया कहाँ से आता है रिजर्वेशन? विदेशों से हमने नहीं लिया। इनफैक्ट अफर्मेटिव एक्शन अमेरिका में भारत के बाद आया। अफर्मेटिव एक्शन अमेरिका में 1964 में आया, भारतीय संविधान में 1950 में ही आ गया। तो इसका इतिहास ये है कि जब अंग्रेज़ राज कर रहे थे, तो जो भारत के उस समय के नेता थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो अंग्रेज़ों से डिमांड करते थे कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियंस का रिजर्वेशन यानी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो रिजर्वेशन नहीं था, रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, मतलब रिजर्वेशन ही मांग रहे थे कि उसमें हमारे भारतीयों के लिए कुछ पद होने चाहिए। और आप जानते हैं कि उस समय क्योंकि पढ़े लिखे लोग सिर्फ समर्थ समुदाय थे तो वो रिजर्वेशन किसके लिए होता, तो ये उनकी डिमांड थी। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए कुछ पोस्ट को रिजर्व रखा। और फिर जब बात आई, डॉक्टर अम्बेडकर ने बात रखी बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रखने के लिए, तो ये वही लोगों ने इस बात का विरोध किया कि बैकवर्ड क्लासेस को सर्विसेज में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी साइमन कमीशन के सामने लिखित में दिया भी कि एक तरह की हिपोक्रेसी है कि जो लोग खुद अपने लिए आरक्षण मांग रहे थे, वो जब पिछड़े समाज की बात आती है तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो लेकिन जो समाज में पहली बार आरक्षण की बात रखी गई, वो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ राजाओं महाराजाओं ने अपने राज्य में व्यवस्था करी, और क्योंकि वो उस समय के उस व्यवस्था से में विश्वास नहीं रखते थे, तो उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो बाद में आगे चल के ब्रिटिशर्स ने भी अडॉप्ट किए। जो SC/ST को रिजर्वेशन मिला है उसका क्या बेसिस है, क्या आधार है कि क्यों इनको आरक्षण मिला है? जी, जब संविधान सभा में बहस हुई तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जब आके SC/ST के लिए जो आरक्षण है उसकी बात करी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि समाज में ऐसे कई समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ, जिनके साथ ऑपरेशन हुआ, और उसकी वजह से वो समाज की मुख्यधारा में नहीं आ पाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हिस्सा नहीं बन पाए। तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए आरक्षण लाया जा रहा है, और ऐसे उन्होंने डिफेंड किया। तो उसका बेसिस ये था कि जो इतिहास में भेदभाव और ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बन पाए, एजुकेशन में नहीं आ पाए, तो उसको दूर करने के लिए आरक्षण लाया गया। OBC रिजर्वेशन की बात होती है तो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया, ये काफी बाद में लागू हुआ। तो बाबा साहब ने क्या कुछ प्रावधान किया था? जी बिल्कुल। और उस टाइम पे लागू क्यों नहीं हुआ? जी,
देखिए, पहले मैं बात करता हूँ कि क्या प्रावधान किया था। तो बिल्कुल संविधान जब बना तो उसमें ओबीसी आरक्षण के लिए भी प्रावधान किए गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16(4) है, जो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम रिजर्विंग सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। तो वहाँ पे वो वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहा है रिजर्वेशन के लिए, वो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन है। और कानूनी तौर पे कहा जाए तो वो जो बैकवर्ड क्लासेस वर्ड है, दैट मीन्स SC + ST + OBC, ऐसा उसका अंडरस्टैंडिंग है। क्लासेस शब्द जो है उसका प्रयोग हुआ है, तो जी। ये वर्ग की बात आ रही है, तो इसमें कास्ट नहीं है। नहीं, तो जो लीगल लैंग्वेज में वर्ड यूज़ किया गया है वो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। पर संविधान सभा में जब ये वर्ड यूज़ किया गया तो कुछ जो दलित समुदाय के प्रतिनिधि थे। कौन सा शब्द? क्लासेस? क्या? नहीं, कौन सा शब्द प्रयोग किया? बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स का वर्ड यूज़ किया गया। तो कुछ उसमें दलित समुदाय के प्रतिनिधि थे जिन्होंने ये शंका जाहिर करी कि यहाँ पे जो आप खोल लेंगे, यहाँ तो बैकवर्ड क्लासेस वर्ड यूज़ किया गया है। तो उसको फिर एक्सप्लेन करते हुए समझाया गया कि बैकवर्ड क्लासेस वर्ड एक ब्रॉड कैटेगरी की तरह यूज़ किया गया है, जिसमें SC ST ऑटोमेटिकली काउंटेड है, और भी कोई बैकवर्ड क्लासेस होंगी तो वो भी काउंट उसमें होंगी। और संविधान में OBC रिजर्वेशन इमीडिएटली इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि OBC की जातियां बहुत सारी थी, उन पर उतनी स्टडी नहीं हुई थी। तो क्योंकि समय कम था उसको स्टडी करने के लिए, और संविधान क्योंकि बना के इम्प्लीमेंट करना था, तो इस वजह से उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और संविधान में एक प्रोविज़न डाला गया, आर्टिकल 340 शायद, जिसके तहत कि एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की स्थापना होगी जो ये बात का स्टडी करेगा कि बैकवर्ड क्लासेस की सिचुएशन क्या है और उनको कैसे आरक्षण दिया जाए। तो ये व्यवस्था संविधान में दे दी गई। फिर काका कालेलकर कमीशन? उसके पहले और एक बात हुई कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा दिया तो उसमें इस्तीफे की एक बात तो सब लोग जानते हैं कि हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ, इस वजह से इस्तीफा दिया। पर जो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर में रीजंस लिखे, उसमें कई सारे रीजंस थे। उसमें से एक प्रमुख रीज़न ये था उन्होंने दिया कि उस समय की सरकार ने OBC रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसके विरोध में वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 340 में कमीशन बनना था, सरकार ने वो तक नहीं बनाया अब संविधान बनने के बाद भी, तो इसके विरोध में वो इस्तीफा दे रहे हैं। बाद में फिर काका कालेलकर और ये सब मंडल कमीशन ये सब बना। पर जो आपका सवाल था, तो संविधान में OBC आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको इम्प्लीमेंट होने में डेफिनेटली टाइम लगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर OBC रिजर्वेशन की बात करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। इनफैक्ट अपनी जो उनकी पार्टी का नाम था वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, और उसके मैनिफेस्टो में वो ये भी लिखते हैं कि मैं अपनी पार्टी का नाम बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन करना चाहता हूँ। और वो उस समय के कई सारे जो OBC पॉलिटिक्स करने वाले नेता थे, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके साथ इलेक्टोरल अलायंस की भी बात कर रहे थे, पर उनका देहांत हो गया तो वो अलायंस नहीं हो पाया। बट ये सब बात हो रही थी। इस कनेक्शन मतलब इस रिलेशन के बारे में ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं पता है, राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? जी, सो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है वो सोशलिस्ट ट्रेडिशन यानी सोशलिस्ट लीडर थे, समाजवादी विचारधारा में उनका विश्वास था। और डॉक्टर अम्बेडकर भी समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। डॉक्टर लोहिया शायद कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा कुछ ऐसे नेताओं में उस समय थे जो जाति के उन्मूलन पर बात करते थे। बाकी लोग जाति में के लिए परिवर्तन की वैसे बात नहीं करते थे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर करते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा शायद डॉक्टर लोहिया ऐसे नेता रहे होंगे जिन्होंने जाति व्यवस्था कैसे ख़त्म करी जाए उस पर बात करी। तो जो लेकिन दोनों क्योंकि अलग अलग समाज से आते थे, तो उनमें शुरुआत के कई दशकों में बातचीत नहीं हुई उतनी, क्योंकि डॉक्टर लोहिया आज़ादी के आंदोलन से आंदोलनकर्ता के तौर पे जुड़े हुए थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने संविधान बनने के प्रक्रिया में अलग अलग मंचों से वो बात रख रहे थे। तो ये दोनों का तरीका अलग था, तो बात नहीं। बट जब संविधान बन गया, देश में चुनाव हुए,
तो डॉक्टर लोहिया ने फिर बाबा साहेब अम्बेडकर से कांटेक्ट किया कि आप और हम आपको और हमको साथ में लड़कर जो सामाजिक सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है उसको आगे ले जाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने जो सोशलिस्ट पार्टी का एक विशेष अधिवेशन था उसमें उन्होंने आमंत्रित भी किया। डॉक्टर लोहिया के कई सहयोगी डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने भी आए और दोनों में कई सारे पत्रों का भी मतलब लेटर्स भी एक्सचेंज हुए और एक मिलने का समय भी फिक्स किया गया। पर उस मीटिंग से पहले ही बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत हो गया। बाबा साहेब अम्बेडकर के देहांत के बाद डॉक्टर लोहिया ने अपने जो करीबी नेता थे डॉक्टर मधु लिमाय को पत्र भी लिखा कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के जाने से व्यक्तिगत तौर पर कितने दुखी हैं और खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नई राजनीति की शुरुआत रखने दोनों साथ में चाह रहे थे। तो ओबीसी रिजर्वेशन पे हम बात कर रहे थे, तो उनको जो है उनका जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो है रिजर्वेशन नहीं मिला है, कम मिला है 27%। तो बात है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किसके कास्ट का कितना पॉपुलेशन है। तो क्या ये डिमांड जायज़ है? तो और दूसरा है कि काफ़ी सारे स्टेट जो इसको लागू करते हैं कि वो ओबीसी के अनुमान से कि कितना उनका पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन देते हैं, तो बाद में कोर्ट में मामला जाता है। तो क्या जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है उसको क्वेश्चन किया जाएगा? देखिए, इंदिरा साहनी का जो जजमेंट आया वो क्योंकि मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उनको लागू किया गया, तो उस ओबीसी रिजर्वेशन लाया गया, तो उसके विरोध में अब केस फाइल हुआ। तो उसके बाद मंडल कमीशन का जजमेंट आया। तो मंडल कमीशन का जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसमें ये बोला गया कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% तक कर सकते हैं, पर जजमेंट में ये भी बोला गया कि अगर ऐसे कोई सबूत दिए जाएं कि कोई ऐसे समुदाय हैं जो बहुत ही बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो ये 50% की सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई इंदिरा साहनी के जजमेंट में कि अगर आगे आने वाले समय में अगर ऐसे स्टडीज़ में पाया जाए जिसका फायदा ईडब्ल्यूएस के जी, तो जिसका अगर तो मतलब इंदिरा साहनी के जजमेंट में ये कहा गया कि अगर आगे आने वाले समय में अगर ऐसे कोई सबूत आए कि कुछ पिछड़ी जातियाँ बहुत या और ऐसे लोग बहुत पीछे रह गए हैं और उनको आरक्षण की ज़रूरत है, तो उस लिमिट को आगे ब्रीच भी किया जा सकता है। तो पर सवाल फिर उठेगा कि ऐसे स्टडीज़ कैसे किए जाएं ये दिखाने के लिए कि कुछ कम्युनिटी ज़्यादा बैकवर्ड रह गई हैं। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपको एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स यानी एग्जैक्ट पॉपुलेशन का पता हो, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में उसका पता हो, तो ये बात फिर उस हिसाब से जायज़ है। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के खुद कई निर्णय हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इन सब निर्णयों को देखा जाए तो डेफिनेटली अगर कुछ रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करना है, अगर बढ़ाना भी है, तो स्टडी होना सबसे पहला स्टेप है, पॉपुलेशन स्टडी होना सबसे पहला स्टेप है। हर कोई बात करता है, तबलीन सिंह का भी एक आर्टिकल आया था और तमाम जगह हम सुनते हैं कि बाबा साहब ने तो 10 साल के लिए आरक्षण की बात की, 10 साल तक ही आरक्षण रहेगा, इसको बढ़ाया जा रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या बाबा साहब चाहते थे कि आरक्षण जो है 10 साल तक ही? नहीं, इस बात में मेरे हिसाब से बिल्कुल सच्चाई नहीं है और मैं कुछ आपको इतिहास के वाक्य इसमें सुनाता हूँ। जो 10 साल की बात संविधान में रखी गई थी, पर हमको यह बहस पूना पैक्ट से देखनी होगी, क्योंकि जो समय सीमा की बात आई थी वो सबसे पहले पूना पैक्ट की बहस के समय आई थी। तो जो गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर में बहस हो रही थी कि जो व्यवस्था आएगी, मतलब जॉइंट इलेक्ट्रेट की व्यवस्था आएगी, तो उसको कितने समय तक चलना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि जो व्यवस्था आ रही है इसके कुछ समय बाद फिर से एक बैठक हो
जिसमें दलित समाज के प्रतिनिधि ये तय करें कि जो ये व्यवस्था मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट की व्यवस्था है ये ठीक थी या फिर हम कोई और व्यवस्था लाएं, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट लाएं या फिर कोई और व्यवस्था लाएं। तो जो समय सीमा की बात हुई थी वो आरक्षण ख़त्म करने के लिए नहीं थी, बल्कि इस बात के लिए थी कि उस समय के बाद क्या वो व्यवस्था काम करी है उस पर बात होगी या नहीं करी उस पर बात होगी। तो जिसको हम लीगल लैंग्वेज में टर्म कहते हैं रेफरेंडम, कि बाबा साहब अम्बेडकर कहना था कि 10 साल बाद पूना पैक्ट के या इतने साल बाद एक रेफरेंडम हो, मतलब एक बैठक हो जिसमें दलित समाज के प्रतिनिधि तय करें कि व्यवस्था रहनी है आरक्षण जो जॉइंट इलेक्टोरेट की या नहीं रहनी है। तो ये समय सीमा की बात थी, ना कि आरक्षण ख़त्म करने की। फिर ये बात आती है संविधान सभा में। संविधान सभा में फिर से बाबा साहब अम्बेडकर यही बात रखते हैं, पर क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर उस संविधान सभा में मेजॉरिटी में नहीं थे, तो संविधान सभा की बाकी लोगों ने ये तय किया कि जो आरक्षण मतलब पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है उसमें क्लॉज ऐड कर दिया जाए कि व्यवस्था 10 साल के बाद नहीं रहेगी। तो इस बात का कई सारे जो दलित समुदाय के प्रतिनिधि थे संविधान सभा में, उन्होंने विरोध किया और बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि 10 साल में व्यवस्था नहीं रहेगी। जो आदिवासी समुदाय के नेता थे जैसे जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने भी विरोध किया। तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर खड़े हुए और उन्होंने बोला कि ये व्यवस्था संविधान में मेंशन इसलिए करी जा रही है क्योंकि ये सब लोग मेजॉरिटी से चाहते हैं, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि कोई समय सीमा होनी ही नहीं चाहिए। उनका कहना था कि जब तक का देश में छुआछूत या भेदभाव की समस्या है तब तक का आरक्षण की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भले ही संविधान में उस समय के लिए 10 साल की समय सीमा डाली जा रही हो, बट संविधान संशोधित करके बार बार इस व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है जब तक का दलित समुदाय के प्रतिनिधि चाहेंगे कि व्यवस्था बढ़ती रहे और जब तक उनको लगता है कि दलित समुदाय की स्थिति में फ़र्क नहीं आया है। तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी दिया कि भले ही संविधान में बाकी लोगों की वजह से 10 साल की सीमा आ रही हो, पर संविधान संशोधित करके आप उसको बढ़ा भी सकते हो। जब संविधान इम्प्लीमेंट हो गया तो जो सर्विसेज यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में समय सीमा की बात नहीं हुई थी कोई। अच्छा, ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि ये समय सीमा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो सिर्फ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा और लोकसभा के लिए में जो कोटा मतलब सीट्स हैं उसके लिए है, और एजुकेशन और जॉब प्रमोशन उसके लिए नहीं है। और जब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये काफी दुखद बात है उन लोगों के लिए जो आरक्षण विरोधी जी बिल्कुल। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस्तीफा भी दिया तो सरकार से वो कॉन्स्टेंटली पूछते रहते थे राज्यसभा में कि जो 10 साल की सीमा है इसको आप कब बढ़ा रहे हैं। अंत में समय सीमा बढ़ाई जाने लगी, पर डॉक्टर अम्बेडकर का देहांत उससे पहले ही हो गया। बट जो ये संविधान संशोधित करके पार्लियामेंट और असेंबली में समय सीमा बढ़ाने का तरीका ये बाबा साहब अम्बेडकर खुद दे गए थे। 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है रिजर्वेशन? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिल रहा है तो उसमें दलित क्या इंक्लूड नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दलित भी जो है वो भी इकोनॉमिकली वीकर है। जी सो जो अभी आपने सही कहा कि इकोनॉमिकल बेसिस पे रिजर्वेशन पहले नहीं था। 2019 में संविधान में संशोधन करके ऐसे प्रावधान लाए गए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान की जो वैधता है उसको सही माना है, पर व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि ये जो व्यवस्था ही है ये हमारे संवैधानिक ढांचे में फिट नहीं बैठती है, क्योंकि जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो सिर्फ सामाजिक तौर पर आरक्षण मतलब दिया जाए इस बात की व्यवस्था की गई थी कि जो समुदाय
मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, जिनके साथ सामाजिक तौर पर भेदभाव होता है, उनके लिए ये व्यवस्था आई थी। तो इसी वजह से SC/ST और OBC के लिए ये व्यवस्था थी। जो इंदिरा साहनी का निर्णय था उसमें ये बात कही गई थी कि इकोनॉमिक बेसिस पे आप रिजर्वेशन दे नहीं सकते हैं। तो उस निर्णय के विपरीत ये संशोधन किया गया और बाद में कोर्ट ने अपहोल्ड किया। मेरा मानना है कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था का आधार ही है वो सामाजिक था, ना कि आर्थिक। तो इस वजह से EWS रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरी बात, अगर आ भी गई है तो इसमें SC/ST OBC को भी इंक्लूड करना चाहिए, जो इस समय नहीं किया जा रहा है। अभी का जो बात कही जाती है कि क्योंकि SC/ST OBC को अपने आप में आरक्षण मिल रहा है तो उनके अलावा ये आरक्षण है। पर अगर आप देखें तो EWS में अगर आप SC/ST OBC माइनस कर दे रहे हैं तो एक तरीके से ये जनरल कैटेगरी यानी सर्वेंट समाज के लिए स्पेशल आरक्षण बन जाता है, ना कि इकोनॉमिक तौर पर आरक्षण बन रहा है। देश का EWS नहीं है, खाली सवर्णों का EWS। जी, और क्योंकि इसमें SC/ST OBC को इंक्लूड नहीं किया गया है, और अगर EWS बेसिस पे देना था तो SC/ST OBC को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए था इसमें। 1935 में बाबा साहब जो है धर्म छोड़ने की बात कहते हैं। उसके बाद एक साल बाद जो है महार परिषद की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसका भाषण जो है मुक्ति कौन पथे व्हाट पाथ साल्वेशन, उसमें बाबा साहब जब आग्रह करते हैं कि धर्म छोड़ने के लिए, तो वो एक जगह जिक्र करते हैं कि आपको जो है, क्योंकि कई लोगों को डाउट होता है कि अगर हम रिजर्वेशन कई लोगों को डाउट होता है कि अगर वो धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं जो पूना पैक्ट में मिले तो उसका क्या होगा। तो उस टाइम बाबा साहब जिक्र करते हैं कि जो मैं यहाँ पे कोट करूंगा, wherever you may go, your political rights and safeguard will accompany you. I have no doubt about it. If you become Muslims, you will get political rights as Muslims. If you become Christian, you will get your political rights as Christian. If you become Sikhs, you will have your political safeguard as Sikhs. Political rights are based on population. The political safeguards of any society will increase with the increase of its population. तो यहाँ पे बाबा साहब बात जो कर रहे हैं, तो जो बाद में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जो कन्वर्जन किया बुद्धिज्म में, तो फिर उनको जो रिजर्वेशन मिला जो शेड्यूल कास्ट के अंदर ही मिलता है, तो वो बाबा साहब के विचारों से और बाबा साहब के आइडिया से जिसकी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब की बात से ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब चाहते थे कि अगर आप मुस्लिम में जाएंगे तो आपको मुस्लिम वाले रिजर्वेशन मिलेंगे, माइनॉरिटीज वाले, क्रिश्चियन में जाएंगे तो उनके हिसाब से। जी, तो जो बाद में एक्सटेंड किया गया कि न्यू बुद्धिस्ट वाली कैटेगरी डाली गई, तो उसमें क्या डिफरेंस? देखिए, जब 1936 का स्टेटमेंट है तो हमको उस समय की व्यवस्था को भी देखना होगा कि उस समय अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यानी रिजर्वेशन था। मतलब पूना पैक्ट से पहले बिफोर कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाए, उसके पहले ही सिख्स को और मुस्लिम्स को अलग से ही रिजर्वेशन दिया जाता था। तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट में हमको ये स्टेटमेंट देखना होगा कि अगर वो कम्युनिटी के लोग मुस्लिम्स में जाएंगे तो फिर उनको, क्योंकि ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है, तो उनको मुस्लिम कैटेगरी में आरक्षण मिलेगा। अगर सिख बनेंगे तो सिख कैटेगरी में आरक्षण मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट को हमको उस व्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। और संविधान बनने के बाद जो व्यवस्था आई वो अलग थी। संविधान बनने में जो व्यवस्था दी गई कि वो जो हिंदू बैकवर्ड क्लासेस हैं शुरू में उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न था। बाद में उसको डिमांड किया गया क्योंकि कन्वर्ट होके अगर किसी और रिलीजन में जा भी रहे थे फिर भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है उस रिलीजन में, तो इसलिए डिमांड रखी गई कि जो कन्वर्ट्स भी हो रहे हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो बाद में फिर इस जो रिजर्वेशन था फॉर हिंदू शेड्यूल कास्ट उसको बढ़ा के सिख दलित्स और बुद्धिस्ट दलित्स को भी दिया गया जो कन्वर्ट हो गए रिलीजन में।
और अभी और भी रिलीजन्स में जो कन्वर्ट हुए उनकी भी डिमांड है, बट वो मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। इस चीज़ को समझना था कि जो शेड्यूल कास्ट बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, जो बाबा साहब के टाइम पे कन्वर्ट हुए, उसके बाद भी जो लोग कन्वर्ट होते हैं, तो क्या उनको रिजर्वेशन एज अ माइनॉरिटी मिलता है या फिर उनको रिजर्वेशन एज शेड्यूल कास्ट मिलता है? तो इसको लेके काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन है और काफ़ी लोग जो अम्बेडकरिज्म की तरफ जाते हैं, और मुझे भी काफ़ी लोग जानते हैं और उनके अंदर डाउट है मन में कि अगर हम कन्वर्ट होंगे तो क्या हमको शेड्यूल कास्ट वाला रिजर्वेशन मिलेगा या फिर हमको माइनॉरिटी वाला रिजर्वेशन मिलेगा? इसको लेके काफ़ी सारे डाउट हैं। तो बट एक्चुअल में क्या चीज़? नहीं, आपको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ही रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि आज के लॉ के हिसाब से आज के दिन जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, उसमें जो हिंदू रिलीजन से शेड्यूल कास्ट हो या बुद्धिज़्म में शेड्यूल कास्ट हो या सिख रिलीजन में शेड्यूल कास्ट हो, तो उन तीनों को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर ही रिजर्वेशन मिल रहा है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से एमपी हैं और भीम आर्मी के फाउंडर थे, तो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। तो जो बिल था वो था रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि अगर हम जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दें? क्योंकि जो लिबरलाइजेशन हुआ और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर जितना भी जो है वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व सीट्स हैं वो काफ़ी कम होती जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो लोग डिमांड कर रहे हैं और काफ़ी सारे संगठन नए उभर रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, राहुल सोनभद्रे का, तो वो भी काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इस डिमांड को अगर हम लीगली देखें तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। इसमें दो बातें हैं, एक तो एजुकेशन में और एक दूसरा प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में रिजर्वेशन की बात आएगी। तो अगर पहले हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 2006 में संविधान में एक संशोधन किया गया था प्राइवेट, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया था 2006 में। तो जो संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15(5) आया है, तो उस क्लॉज में ये लिखा है कि जो इस इंस्टीट्यूशंस हैं, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनमें गवर्नमेंट चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रावधान ऑलरेडी है। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ रिजर्वेशन अभी भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हरियाणा की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 10% आरक्षण जो है SC ST OBC के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आप बहस कर सकते हैं कि कितना % होना चाहिए, बट लीगली ये ऑलरेडी कई जगह पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो रहा है और संविधान में इस बात के प्रावधान भी हैं। तो अगर कोई कल को कानून बनता है जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए होता है तो वो जायज़ होगा। दूसरी बात जॉब्स में, तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इस बात पर फिर बहस हो सकती है कि क्या ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बट अगर हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को देखें तो उसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है तो सरकार उनसे अकाउंटेबिलिटी ले सकती है। तो अगर हम प्रतिनिधित्व को एक अधिकार के रूप में देखें तो अगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं है तो सरकार डेफिनेटली उसमें इंटरफेयर कर सकती है। दूसरा तरीका ये है कि संविधान में संशोधन करके एक क्लैरिफाई कर दिया जाए कि जो रिजर्वेशन सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती है वो पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकती है। तो इस तरीके से इस डिमांड को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो अभी हम दोबारा से पीछे की तरफ जाते हैं आपकी किताब की तरफ कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बाबा साहब को कब चुना गया? लोग कहते हैं कि गांधी जी ने जो है बाबा साहब को कहा कि आप संविधान लिखिए। तो
बाबा साहब कब पार्ट बनते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का? जो संविधान सभा बनी दिसंबर 1946 में, तो उसमें कई सदस्य थे, लगभग 292 सदस्य थे। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी एक सदस्य थे। जो सदस्य उस समय चुने गए, वो कुछ ऐसे चुने गए थे कि जो उस समय के प्रोविंसेस थे, उन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और इलेक्ट करके इनडायरेक्ट इलेक्शन से। और डॉक्टर अम्बेडकर भी उस समय जो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूंसी थे उससे चुनकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा बने। तो जब शुरू में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना वक्तव्य दिया, अपना स्पीच दिया, तो उससे लोग बहुत इम्प्रेस हुए, क्योंकि उन्होंने एज ए स्टेट्समैन बात किया, यूनाइटेड इंडिया का बात किया कि सभी राज्यों को एक करके एक इंडिया बनाना चाहिए, और उन्होंने जस्टिस का बात किया। तो उन्होंने एज ए स्टेट्समैन बात किया, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए। उसके बाद जब भारत का विभाजन हो गया और बंगाल को डिवाइड करके बांग्लादेश, मतलब उस समय का ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की सीट चली गई। तो उनको जो उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बॉम्बे गवर्नमेंट को खत लिख के भेजा कि डॉक्टर अम्बेडकर को दोबारा से इलेक्ट करके आप भेजिए, क्योंकि हमें उनकी सर्विसेज की ज़रूरत है। तो इस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर दोबारा पहुँचे। और क्योंकि मेरा मानना है कि उनसे ज़्यादा कोई कानून में विद्वान नहीं था जो विदेशों के भी संविधानों की समझ रखता, इसलिए उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। मैंने अपनी किताब में ये भी लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर जो ब्रिटिश लॉ था उसके भी एक्सपर्ट थे। डॉक्टर अम्बेडकर वकालत के साथ साथ बॉम्बे में जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज था उसके प्रिंसिपल भी थे, तो वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे लेक्चर्स भी देते थे। इसके अलावा वो एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर या लेबर मेंबर कई सारे लॉज भी बनाते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर की जो ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस भी था वो बहुत लोगों में अलग था, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति थे। और इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर ने जो स्टेट्समैनशिप दिखाई अपने स्पीचेस में, तो लोगों को लगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं, और उनको संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनाया गया। एक बात अधिकतर जो है लोग कहते हैं कि संविधान जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है, बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जब हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो हमको ये समझना होगा कि संविधान के कुछ नियम होते हैं, संविधान की कुछ बेसिक प्रिंसिपल फिलॉसफी होती है जो बहुत कॉमन होती है, जो हर देश अपनाता है। तो उस हिसाब से जो संविधान की कुछ बेसिक वैल्यूज है जो आप बदल ही नहीं सकते, और वो विश्व के हर संविधान में मौजूद होंगी। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, बोलने की आज़ादी। तो ये ऐसे बातें हैं जो ऐसी मानी जाती हैं कि ये तो बहुत बेसिक बातें हैं और हर संविधान में होनी चाहिए। तो ये भारत के संविधान में भी हैं। तो उस हिसाब से कोई ऐसा कहने में कोई सच्चाई नहीं है कि भारत ने कॉपी किया, क्योंकि ऐसे कई संविधानों में, और भारत के संविधान बनने के बाद भी कई देशों में संविधान बने जिसमें ये वैल्यूज़ ऐड करी गई। दूसरी बात कि जो बाहर के देशों के भी प्रावधान देखे गए, तो उसको ऐसे देख के बस कॉपी नहीं कर लिया गया, उनको देखा गया, उनको समझा गया, भारत की परिस्थिति में उनको समझा गया, उनको एनालाइज किया गया कि भारत के समाज में ये प्रावधान फिट बैठेंगे या नहीं, भारत के सिस्टम में ये प्रावधान फिट बैठेंगे नहीं। तो उस हिसाब से उनको थोड़ा बदला गया और फिर उनको लाया गया। तो ऐसा नहीं है कि बस कोई प्रोविज़न था और कई सारे प्रोविजंस को उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया। बहुत डिटेल्ड स्टडी हुए, डिस्कशंस हुए, डिबेट हुए, इवन वर्ड टू वर्ड ये वर्ड होना चाहिए, दूसरा वर्ड होना चाहिए, इस बात पे भी बहस हुई। कहते हैं सबसे बड़ा पोर्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लिया गया। जी, इस बात में सच्चाई है थोड़ी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से थोड़ा बहुत पोर्शन लिया गया, बट उसमें कई सारी चीज़ें बदली भी गई। जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको आप दो बातें समझिए। एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनी उसमें कई सारे प्रोविजंस नहीं थे जो भारत के संविधान में नए लाए गए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं था जो बाद में लाया गया।
सबको वोटिंग का अधिकार मिले, ये बाद में लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं था। तो ये इस तरीके से आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी कई चीज़ें अलग लाई गई। दूसरी बात कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बना उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर का काफ़ी ज़्यादा रोल था, क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 3, उसके नतीजे से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। और डॉक्टर अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा थे और उन्होंने बहुत डिबेट डिस्कशन किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाने में भी उनका रोल है। तो एक तरीके से आप देखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे रिलाई भी किया गया, तो उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर का रोल है। तो आप ये कह नहीं सकते हैं, और ये मेरा मानना है कि ये बात सिर्फ इसलिए कही जाती है कि संविधान कॉपी था, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हम लोग एक प्राइड के साथ जोड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और वही लोग कहते हैं कि संविधान तो बाबा साहब ने नहीं लिखा, संविधान लिखने में जो है BN राव का बहुत बड़ा रोल था, तो जिसको कहते हैं कि बाबा साहब ने भी उनको क्रेडिट दिया जब जी। हाँ। तो इसको भी देखिए, संविधान बनने में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का रोल था, बट मैंने जैसे अपनी किताब में लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर का ज़्यादा रोल था। ठीक है, ये बात कहना सही है कि BN राव का भी रोल था, बट अगर हम इतिहास में देखें तो जो BN राव जी थे वो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन गया उसके बाद वो इन्वॉल्व होते हैं लॉ बनने की प्रक्रिया में। और 1948 में जब संविधान बनने की प्रक्रिया चालू थी तो BN राव को उस समय की यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया जाता है। तो 1948 के बाद जितना भी 2 साल काम हुआ संविधान बनने में, वो अकेले डॉक्टर अम्बेडकर ने मैनेज किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट क्या बने उसमें पूरा उन्होंने अपना समय दिया। उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने समय दिया। और 1935 से पहले भी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कितने सारे स्टेजेस पे डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया में अपने रोल निभाया। तो इस वजह से देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि BN राव ने बनाया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर 3-4 डेकेड से उस प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। और BN राव के भारत से जाने के बाद भी एज ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन वो प्रोसेस को फाइनलाइज कर रहे थे, जो ड्राफ्ट हमने फाइनली देखा। और डेफिनेटली एज अ स्टेट्समैन जब डॉक्टर अम्बेडकर अपने आखिरी स्टेटमेंट में बोलने के लिए उठे तो उन्होंने BN राव का भी जिक्र किया, बट उस समय के बाकी मेंबर्स का भी अगर आप स्टेटमेंट स्पीचेस देखें तो वो एक अकेले तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को क्रेडिट दे रहे हैं। और एक मेंबर है TT कृष्णमाचारी, उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग की कमेटी बनाई गई थी, बट एट द एंड अकेले डॉक्टर अम्बेडकर ही थे जो उस पूरे प्रोसेस को संभाल रहे थे। और आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, अगर आप संविधान सभा की डिबेट्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी कोई भी बहस हो रही थी, लोगों में मतभेद होता था या लोगों में कन्फ्यूजन होता था, तो एंड में डॉक्टर अम्बेडकर को बोलने बुलाया जाता था और वो जो बोलते थे सब लोग उसको मानते थे। तो उनका एक वहाँ पे प्रेजेंस था, उनकी एक रिस्पेक्ट थी, और तो इसलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत बार जो है जिक्र आता है बाबा साहब के साथ में हिंदू कोड बिल का। तो हिंदू कोड बिल क्या है और उसके थ्रू जो है बाबा साहब कौन कौन से सोसाइटी में जो इविल्स थे उसको खत्म करना चाहते थे? हिंदू कोड बिल के जरिए बाबा साहब भारत की महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। पहले तो हिंदू कोड बिल क्या है? हाँ, तो हिंदू कोड बिल एक लॉ था जो बाबा साहब अम्बेडकर बनाना चाहते थे। उस लॉ में वो जो हिंदू सोसाइटी थे उसमें जो महिलाओं की स्थिति है उसमें वो और उसमें बदलाव लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक कानून का ड्राफ्ट बनाया था जिसमें उन्होंने कई प्रावधान रखे थे कि जो महिलाएं होंगी उनको प्रॉपर्टी में अधिकार मिले, उनको डाइवोर्स का राइट हो। तो ऐसे कई सारे अधिकार महिलाओं को देना चाहते थे। तो इसीलिए वो, और हिंदू कोड बिल उसका नाम था क्योंकि वो हिंदूज को गवर्न करता। जैसे हम कानून में कहते हैं कि हर कम्युनिटी के अपने पर्सनल लॉज हैं, मतलब कस्टम्स हैं। जैसे मुस्लिम्स के अलग लॉज हैं, वैसे ही हिंदू सोसाइटी में क्या इम्प्लीमेंट हो उनका इसलिए मानना था कि हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने उसको हिंदू कोड बिल का नाम हुआ। और उसके थ्रू मेनली वो महिलाओं की स्थिति में
बदलाव लाना चाहते थे। बाद में हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने उसमें रिज़ाइन भी किया, बट कई सारे बाद में कानून बने जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह, उसमें वो सब प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जो डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल में प्रपोज कर रहे थे। SC/ST एक्ट जो है, SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जो है, वो काफ़ी लेट आया 1989 में। तो बाबा साहेब के टाइम पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया क्या? बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करें जिससे जो है दलित समाज और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके अगेंस्ट में जो क्राइम्स होते हैं वो रुकें? बिल्कुल। सबसे पहले तो जो आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया है कि अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड एंड एनी डिसेबिलिटी अराउंड अराइजिंग इट एंड इट कैन बी ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था दी गई कि अगर अनटचेबिलिटी जैसा कुछ भी समाज में ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं तो उनको आप क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के समय ही 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट नाम का एक्ट बनाया गया था, जिसमें कई सारे ऐसे प्रावधान दिए गए थे कि अगर अनटचेबिलिटी के बेसिस पे जैसे किसी को पानी पीने से रोका जा रहा है तो ये सब भी क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते थे। हुआ ये कि जो कानून बना था फिर उसको समझा गया कि इसको और बेहतर किया जाए, तो 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट को रीनेम कर दिया गया एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। फिर उस एक्ट में भी ऐसा लगा कि इसको और कठोर मतलब और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि समाज में जो ऑपरेशन है, वायलेंस है, एट्रोसिटीज़ है वो कम नहीं हो रही है। तो उसको फिर गवर्नमेंट ने दोबारा से एक नया उसको करके नया एक्ट बनाया जिसको हम SC/ST एक्ट 1989 कहते हैं, और इसमें भी विद टाइम काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको और मजबूत करने के लिए। मजबूत करते करते जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको डाइल्यूट भी किया 2018 में, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। तो ऐसा डाइल्यूट करने वाला मतलब क्या परिस्थिति आई? जी देखिए, एक समाज में जैसे हम बात कर रहे थे कि संविधान और आरक्षण के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है, वैसे ही SC/ST एक्ट के प्रति एक माहौल समाज में बनाया जाता है कि इसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इसमें जो है निर्दोष लोग को फंसाया जाता है। तो ये ऐसा नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 में अपने निर्णय में कहा कि केस रजिस्टर करने से पहले उसकी जांच एक SP लेवल ऑफिसर के द्वारा होनी चाहिए। तो ऐसा माना गया कि क्योंकि एक एडिशनल कंडीशन कोर्ट ने लगा दी तो इसकी वजह से एक्ट कमज़ोर हो गया। बाद में फिर जब विरोध हुआ और कोर्ट के सामने दोबारा से लोग गए कि आपका निर्णय गलत था, तो कोर्ट ने खुद अपना निर्णय पलटा भी और माना कि जो पहले का निर्णय था वो गलत था। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि कोर्ट कभी कुछ फैसला देता है फिर बाद में पलट जाता है? देखिए, संविधान में ही ये प्रक्रिया दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने निर्णयों को दोबारा जांच सकते हैं। तो उसको हम रिव्यू कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही व्यवस्था है। तो अब जैसे कोर्ट ने कोई फैसला दिया बट कल आगे चल के कोर्ट के सामने ऐसे दलील दी गई कि आपके फैसले में ये बात का ध्यान नहीं रखा गया था या फिर इस प्रोविज़न का ध्यान नहीं रखा गया था, तो इसको दोबारा सुना जाए। तो ऐसे कई मामले में होता है कि जब कोर्ट के सामने दोबारा से दलील रखी जाती है तो कोर्ट उसमें चाहे तो अपना फैसला बदल सकता है। ज़्यादातर मामलों में कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलता है, बट कुछ मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला बदला है। SC/ST एक्ट जो है तो लोगों पे एट्रोसिटीज़ होती है तो उसको रजिस्टर करवाने जाते हैं। तो सबसे पहले लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनके केस ही रजिस्टर नहीं किए जाते हैं। जो अत्याचार करने वाले डोमिनेंट कास्ट से लोग आते हैं, तो वही डोमिनेंट कास्ट के लोगों का इन्फ्लुएंस होता है या तो पुलिस स्टेशन में या फिर उन्हीं के लोग बैठे होते हैं, तो रजिस्टर देखते हैं ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो क्या कुछ ऐसा प्रोविज़न हो सकता है या फिर कोर्ट इसको कैसे देखता है कि लोगों को न्याय मिले और लोग रजिस्टर करवा पाए? जो इम्प्यूनिटी एक बनी हुई है क्रिमिनल की और पुलिस स्टेशन के बीच में, तो वो कैसे ख़त्म हो सकती है? देखिए, पहले तो ये कि आज के कानून के हिसाब से कोई भी
पुलिस ऑफिसर एफआईआर करने से मना नहीं कर सकता है, और अगर मना कर रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फ्यूचर में तय करी जाएगी। दूसरी बात, अगर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, और अभी तो नया बदल गया है, तो उसमें प्रोविज़न है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करी जा रही है, तो मजिस्ट्रेट फिर पुलिस को आदेश देगा एफआईआर रजिस्टर करने के। तो वो तरीका थोड़ा ज़्यादा है, पर पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है अगर कोई व्यक्ति उसके पास जा रहा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बाद में उनकी कंप्लेन भी करी जा सकती है हायर पुलिस अथॉरिटीज़ से। दूसरी बात ये कि मेरा ये भी मानना है कि क्योंकि आज़ादी के बाद से दलित समुदाय या आदिवासी समुदाय का जो एक फोकस रहा है वो गवर्नमेंट जॉब्स पर रहा है, और हमारी समुदाय से लॉयर्स बहुत कम निकले हैं जो आके रेगुलर प्रैक्टिस करते हों और कोर्ट्स में मौजूद हों। बेशक तौर पे बहुत सारे लॉयर्स हैं जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं और समुदाय के केसेस बिना पैसे लिए भी कई सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो देखते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारे समुदाय से और अच्छे लॉयर्स को आने की ज़रूरत है। अच्छे लॉयर्स आएंगे तो फिर वो कोर्ट्स में और पुलिस के सामने अच्छे से बहस करेंगे, और अच्छे लॉयर्स आएंगे तो हमारे समुदाय से अच्छे जज भी फ्यूचर में बनेंगे। पर हमारे समुदाय से लॉयर्स बहुत कम हैं। तो सोसाइटी से जो है लॉयर्स ज़्यादातर निकलने चाहिए, क्योंकि जी। बाबा साहब खुद जो है जी। इतना कुछ कर पाए क्योंकि वो जी। लॉ के फील्ड से थे। और एक और चीज़ है कि अगर केस रजिस्टर हो जाता है उसके बाद की जो प्रक्रिया है कोर्ट कचहरी की, तो ये भी कहा जाता है कि लोगों के घर बिक जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो न्याय इतना महंगा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के मतलब बैठते हैं वहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार, तो आप कैसे देखते हैं कि न्याय इतना महंगा क्यों है? नहीं, डेफिनेटली आपकी बात में सच्चाई है कि कई लोग अपनी जमा पूंजी भी सब ख़त्म हो जाती है केस लड़ते लड़ते, क्योंकि कई बार केस बहुत वर्षों तक चलता रहता है। तो ये इसमें व्यवस्था को बेहतर करने की कई ज़रूरत है। पर इसके साथ साथ हमारे देश में कई ऐसे कानून और व्यवस्थाएं भी हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पास केस लड़ने के पैसे नहीं हैं तो मुफ्त में अपने लिए वकील कर सकता है। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है 1987, जिसके तहत अगर आपका केस नहीं, आपके पास पैसे हैं, तो आप उस अपने कहते शहर के जो लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, मतलब ज़िला में जो अथॉरिटी हैं उनके पास जाइए, वो आपको वकील मुहैया कराएंगे जो आपका केस लड़ सकते हैं। अगर आपके ऊपर जैसे केस हो गया है, क्रिमिनल केस हो गया है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं और आपके पास वकील नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास वकील नहीं है, तो फिर कोई कोर्ट आपको वकील आपके लिए मुहैया कराता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, और बट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि पेपरों में एग्जिस्ट करता है, और लोग जो हैं गांव के जो दबे कुचले हैं तो उनको 100 नंबर डायल करने में भी काफ़ी डर लगता है। तो वो बाकी अपने फंडामेंटल राइट्स कैसे मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में लोगों को पता नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बाकी जो रिट्स आती है उसको यूज़ करना तो बहुत ही अलग बात हो गई। तो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को कैसे देखता है कि हर नागरिक तक जो है वो संविधान पहुँचे और फंडामेंटल राइट्स जो हैं सबको मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे कानून व्यवस्था ही इतनी ढीली है, तो बिल्कुल उसमें कैसे सुधार हो सकता है? बिल्कुल, जब तक का गांव तक का संविधान की बात नहीं पहुंचेगी तब तक हम नहीं कह सकते कि संविधान लागू हो रहा है। तो इसके लिए जैसा कि मैं कह रहा था कि कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत गांव तक का संविधान क्या अधिकार देता है इस बात को पहुंचाया जाना चाहिए, और कई लेवल पर वो काम हो रहा है। पर इसके अलावा मेरा मानना है कि कई सारे ऐसे संगठन भी हैं जो गांव तक का संविधान की बात ले जा रहे हैं और संविधान के
मध्य संविधान को केंद्र में रखते हुए कई सारे ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। खासकर जैसे आप देखिए दलित समुदाय ने कैसे संविधान को गांव-गांव तक पहुंचाया है। कई सारे आप देखेंगे कि कविताओं में, गानों में उन्होंने संविधान और उसके मूल्यों की बात कर कर के गाँव तक पहुँचाए। तो अब भले ही गाँव के व्यक्ति को, दलित समुदाय का जो व्यक्ति गाँव में, उसको ये ना पता हो कि संविधान में आप सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, बट उसको ये पता है कि संविधान उसको बराबरी का अधिकार देता है और वो उसको एक कॉन्फिडेंस देता है कि वो जाके अपनी बात रख सके। इसमें सच्चाई है जो आप कह रहे हैं कि लोगों में अभी भी एक थोड़ा संकोच रहता है कि कैसे करें, पर मुझे लगता है कि इसमें सामाजिक संगठनों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि संगठनों के ज़रिए लोग अपनी बात पुलिस के सामने या फिर कोर्ट्स के सामने ले जाते हैं और ले जाते रहे हैं पहले भी और आगे भी मेरा उम्मीद है कि ले जाते। और हमने काफ़ी सारी बातें की और मतलब किताब के बारे में बात की, बाबा साहब के बारे में, लेकिन आपकी पर्सनल जर्नी कैसे जो है हुई, जो आपकी शुरुआत जो है पढ़ाई और आपकी परवरिश, तो उसको हम शॉर्ट में अगर हम कवर करें तो क्योंकि लोगों को इंस्पिरेशन काफ़ी मिलेगा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार हैं और हार्वर्ड से आपने पढ़ाई की है, लखनऊ से आते हैं, तो कैसे ये जर्नी रही आपकी? मैं मानता हूँ कि मेरी खुद की जर्नी में भी सामाजिक आंदोलन का एक रोल रहा है। मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता ऐसे कई कार्यक्रमों में जाते थे जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन के दिन मनाए जाते थे। तो उससे मेरे मन में एक उस समय एक आप कह सकते क्यूरियोसिटी आई कि इन व्यक्ति के बारे में जाना जाए जिनके जन्मदिन को मेरा परिवार मनाता है। धीरे धीरे उनके बारे में और पढ़ना शुरू किया, उनके विचारों के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैं बहुत प्रेरित हुआ उनके विचारों से और उनकी तरह मेरा भी मन था कि आगे विदेश में जाके पढ़ाई करें। कानून की पढ़ाई करने का मेरा निर्णय भी उनसे प्रेरित था क्योंकि वो एक लॉयर थे, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे। तो मैं भी संविधान के बारे में पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था और विदेशी शिक्षा में कैसे जाएं, इस सब को जाना और आगे पढ़ाई करी और कानून के क्षेत्र में ही अपना प्रोफेशन बनाया जाए, ऐसा मैंने फिर मेरी जर्नी ऐसी रही। तो आपने हार्वर्ड से भी पढ़ाई की, तो क्यों ज़रूरी है मतलब विदेशों से पढ़ाई करना और इसका इंस्पिरेशन क्या होना चाहिए, क्यों विदेश में जाना चाहिए, क्या कुछ स्कोप है इंडिया के? क्योंकि एजुकेशन एक तो इतना महंगा है और अगर किसी को जाना है तो वो किस तरीके से जो है फंड कर सकते हैं अपनी जो पढ़ाई है उसको? जी देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरीके की हो। तो कई लोगों के लिए शायद अपने गांव से शहर आना उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप है, या कई बच्चों का कह दीजिए JNU में पढ़ाई करना है, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में आना एक बहुत बड़ा स्टेप है। और वो मुझे लगता है कि वो जब आते हैं तो उनको अपनी लाइफ में एक डिफरेंस महसूस होता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आके देखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप कहीं से भी आते हो शिक्षा को महत्व दीजिए। विदेशी शिक्षा में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप एक कंपैरेटिव, जैसे कि आप दुनिया में क्या हो रहा है वो समझते हैं। अब जैसे कि मैंने कानून की पढ़ाई करी तो मैंने देखा कि दुनिया में अलग अलग देशों में क्या कानून है, अमेरिका में क्या पढ़ाई हो रही है। तो एक तरीके से आप देखते हैं कि कुछ नया आप सीखते हैं। दूसरा, आप जब बाकी देशों के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ती है कि बाकी देशों में क्या होता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है। तो आपकी, मेरे को लगता है कि एक प्रतिभा में आपकी खुद की पर्सनालिटी में भी एक इम्प्रूवमेंट होता है। पर मैं ये भी कहूँगा कि मैं आजकल देखता हूँ कि कई सारे बच्चे एक प्रेशर महसूस करते हैं कि विदेश में जाके पढ़ना ही है और वो बहुत सारा लोन ले लेते हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक का स्कॉलरशिप या फंडिंग ना मिले आपको लोन, लाखों का लोन लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप फिर ज़िंदगी भर वो लोन उतारते रहते हैं। आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट
हाँ, आप कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको काम, जैसे आपने 3-4 साल काम कर लिया, उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, जैसे कि फुल ब्राइट हो गई, शेवनिंग हो गई, लैक्स हो, कई सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप जब विदेशी पढ़ाई के बारे में सोचें तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप उन स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी रिसर्च करें, और तो आप तभी जाएं जब आपको स्कॉलरशिप मिल रही हो, वरना विदेश में रहना बहुत ज़्यादा महंगा है। और अगर आप लोन लेकर जाएंगे तो उसको वापस करने में ही बहुत समय निकल जाएगा, और आप शायद जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसको करने में देरी हो जाए। तो विदेशी शिक्षा ज़रूर, मैं कहूँगा कि आप ज़रूर इच्छा रखिए, बट उस इच्छा के प्रति आप काम भी करते रहिए कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। और लोन लेकर, मुझे नहीं लगता, कई सारे बच्चों को मैं देखता हूँ जो 50-60 लाख रुपए का लोन लेके चले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना लोन लेके जाना चाहिए। और स्कॉलरशिप का ट्राई करते हुए, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ खुद स्कॉलरशिप देती हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहिए कौन सी हैं और वहाँ जाना चाहिए। आप जो है CEDE के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, तो ये सीड क्या है? तो सीड का फुल फॉर्म है कम्युनिटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो और सीड जो इंग्लिश वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग है कि कोई अपने कंट्रोल से कुछ दे। तो जो हमने, ये एक इनिशिएटिव है जिससे हम जो लीगल प्रोफेशन है, मतलब लॉ फील्ड है, उसमें जो पोजीशंस पे बैठे लोग हैं उनसे ये कोऑर्डिनेशन करते हैं कि वो अपने सेक्टर में जो बहुजन कम्युनिटीज़ के आने वाले बच्चे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके लिए थोड़े रिसोर्सेज दें। तो इसका आइडिया ये है। और सीड के थ्रू जो कि हमने शुरू किया था, तो 3 लोग थे, मैं, दिशा वाडेकर और अविनाश मैथ्यूज़। तो कोविड के समय में हमने इसका शुरुआत किया। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बहुजन कम्युनिटीज़ से आने वाले लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप्स के लिए हम उनके लिए अरेंजमेंट करें, और चाहे वो लॉ फर्म्स में हो, लॉयर्स में हो, या जजेस के साथ हो, तो हम वो कोऑर्डिनेशन करते हैं कि हम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं एक सिलेक्शन प्रोसेस से, और फिर उनको इन लॉ फर्म्स और लॉयर्स और जजेस के पास अलॉट करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुजन कम्युनिटीज़ के लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ताकि वो आगे चल के अच्छे लॉयर्स बन सकें, आगे चल के वो जज बन सकें, और एक लॉन्ग टर्म सोशल चेंज हो सके, क्योंकि समाज को अच्छे लॉयर्स की बहुत ज़रूरत है। अनुराग जी, काफ़ी धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती टाइम जो है हमको दिया, और हमने काफ़ी सारे मुद्दों पे जो है बात की, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे, और उससे भी पहले की जो बाबा साहब की जीवनी रही उसके बारे में। और बाकी लोग और कुछ डीप में जानना चाहते हैं तो अनुराग जी की जो किताब है द फोर-साइटेड अम्बेडकर, उसको आप ऑर्डर कीजिए और पढ़िए। और आपके साइन कॉपी मिलेगी क्या कुछ लोगों को? हाँ, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चर्चा में बुलाया और किताब पर बाबा साहब अम्बेडकर पे बात करी। इसके अलावा कुछ बुक स्टोर्स हैं दिल्ली में जो साइन कॉपीज़ जहाँ पे हैं, तो वहाँ से, जैसे मिडलैंड में है, साउथ एक्स में दिल्ली में, वहाँ पे साइन कॉपी वहाँ से ले भी सकते हैं और उनको ऑर्डर करके कुरियर भी मंगवा सकते हैं। और फिर से धन्यवाद काफ़ी आपका कि आपने हमको टाइम दिया। जय